सीतारामपुर नाम का एक गांव था। वहां पे शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा बेहद गरीब परिवार से थी। शारदा का बेटा पेशे से एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी था। इसीलिए अनामिका, जो कि बहुत ही अमीर घर से थी, वो रमेश से प्रेम विवाह कर लेती है। कुछ दिन ऐसे ही निकले, फिर सास बहू के बीच लड़ाइयां शुरू हो गई। अब कितनी भी पढ़ लिख लो, ये अहंकार बहुत ही बेकार है। हमारे पास जो पैसे हैं वो दूसरों की मदद के लिए है, ना कि उपहास करने के लिए। अब मैंने क्या कहा सासू माँ? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि मेरा पैसा सिर्फ मेरा है। भले ही मेरे पति की कमाई से कुछ पैसे घर की मदद के लिए हो सकता है, पर पैसे को लेकर लड़ाई क्यों? मैंने शादी के बाद सबसे पहली बात यही कही थी कि तुम दोनों को भविष्य के लिए पैसे बचा के रखने चाहिए। अगर ऐसे ही खर्च करते रहे तो भविष्य में तुम दोनों के पास कुछ नहीं रहेगा। जब आपके पास कोई काम धाम नहीं होता ना, तो बस हम पे कूद जाती है। हम कमा रहे हैं तो इसे खर्च करने का अधिकार भी हमारा है। आपके पास कोई सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। कितनी बार आपसे कहा है, पर आप तो वही की वही रहेंगी। तुम्हारे पास पैसे हैं तो जैसे मर्जी खर्च करेंगे, ऐसा अहंकार बिल्कुल ठीक नहीं। परसों पार्वती ने एक साड़ी पहनी थी, वो खराब है कहकर तुमने कितना उपहास किया, उसे कितना बुरा लगा होगा। हमारे पास जो है उसी से हमें खुश रहना चाहिए, पर जिसके पास कुछ नहीं है उसे नीचा दिखाना बहुत गलत बात है। इसे बदल लो तो बेहतर रहेगा। आपकी बातें सुनने का कोई इरादा नहीं है मुझे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार ही करूंगी। वैसे मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने कहा कि देखो कैसे दिख रही है। वैसे भी आपके साथ बैठ के गप लड़ाने का टाइम नहीं है मेरे पास। ऑफिस के लिए देर हो रही हूँ। ठीक है सासू माँ, अभी मैं निकलती हूँ। अनामिका फिर अपनी कार से ऑफिस के लिए चली जाती है। सासू माँ बस खड़े खड़े देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद रमेश भी ऑफिस के लिए तैयार होके बाहर निकल आता है। क्या हुआ माँ, तुम इस तरह बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी पत्नी की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके भलाई के लिए कहती हूँ और वो नाराज हो जाती है। कितना भी कहूँ वो सुनती ही नहीं। हमारे पड़ोसियों का मजाक उड़ाती है। पैसा होने का अहंकार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यही बात उसे कहती हूँ, पर मेरी बात वो सुनने को तैयार ही नहीं। तुम तो जानती ही हो माँ, बचपन से ही अमीर घर में पली बड़ी है, तो उसे पैसों का घमंड है। मैंने खुद उससे कई बार इस बारे में बात की है। क्योंकि मैंने उसे प्यार किया, इसीलिए उससे शादी की। धीरे धीरे मध्यम वर्ग परिवार में रहने की आदत उसे भी हो जाएगी। पता नहीं कब वो मेरी बात सुनेगी। ठीक है जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। फिर एक दिन शाम के वक्त एक अनाउंसमेंट होती है। आप सभी गांव वालों को सूचित किया जा रहा है, हमारे गांव के सरपंच जी इस गांव में रेस कराने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, जो भी इच्छुक हो वो अपनी वाहन लाकर उसकी पंजीकरण करा ले। जीतने वाले को 1 लाख की इनाम राशि मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो हमें इसमें हिस्सा लेना चाहिए। माँ, तुम्हारी उम्र क्या है? कैसी बातें कर रही हो? क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैंने अकेले इस परिवार को संभाला है, तुम्हें बड़ा किया है। फिर भी मेरे शरीर में बहुत ताकत है। मैं जरूर से इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। फिर तो मैं भी भाग लूंगी। मेरे में क्या कमी है? मुझे तो गाड़ी चलाने भी आती है। मुझे तो बैलगाड़ी चलाने का अनुभव है। शारदा की बातें सुनकर अनामिका हंसते हंसते पागल हो जाती है। अच्छी बात कही आपने। इस उम्र में बैलगाड़ी चला के आप प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है? हाँ? एक छोटा कौवा गोली के बारे में क्या जाने। तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रतियोगिता तुम मेरे खिलाफ जीत के दिखाओ, फिर मानूंगी मेरे में कोई दम नहीं। अब तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ, या तो आप या तो फिर मैं। माँ, अभी भी तुम ऐसी दाव पेच को मानती हो? फिर क्यों वो आके मुझे तेवर में बात करने पे मजबूर कर देती है? किसमें कितनी काबिलियत है अब ये पता चल ही जाएगा। हाँ, अब तो किस्मत ही है। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। रविवार की सुबह सब अपने अपने वाहनों के साथ दौड़ के लिए पंचायत भवन के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच जी झंडा लहराकर रेस शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर शारदा जुड़वा बैलगाड़ी लेकर तैयार हो जाती है। उधर अनामिका भी अपनी जहाज जैसी गाड़ी को लेकर तैयार हो रही होती है। जितने लोग वहां आए थे सभी अपने वाहनों को लेकर तैयार हो गए। सरपंच जी ने जैसे ही झंडा लहराया, रेस शुरू हो गई।
फिर शारदा और अनामिका दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियां दौड़ाने लगती है। अनामिका की कार बहुत महंगी होने के साथ साथ बहुत तेज चलती थी, इसीलिए वो अपनी कार को और तेज भगाए जा रही थी। पर बीच में आधे रास्ते जाके अनामिका की कार की टायर पंचर हो जाती है। अनामिका की सासू माँ अपनी बैलगाड़ी को बड़ी तेज चला रही थी। फिर अनामिका को पीछे छोड़ के वो आगे निकल जाती है और अनामिका की तरफ देखकर कहती है, अहंकार की वजह से तुम्हें लगा था कि तुम बहुत महान हो, अब तुम्हारा सारा अहंकार का चकनाचूर होने वाला है। ऐसा कहते हुए शारदा अनामिका को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाती है और अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाती है। अनामिका को अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर वो दौड़ के अंतिम पड़ाव तक जाती है और शारदा से माफी मांगती है। सरपंच जी शारदा को रेस जीतने पर उन्हें इनाम में 1 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं। इसी के साथ सारे गांव वाले शारदा देवी की बहुत तारीफ करते हैं। फिर शारदा, अनामिका, रमेश तीनों एक साथ खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। अनामिका अपनी सासू माँ के साथ खेती कर रही थी। उस बीच उसके पति रमेश वहाँ पे आते हैं। अनामिका, तुम्हारे पिताजी तोहफा भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो तुमसे मिलने खुद आए हैं। घर पे वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। उसकी बातें सुनकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। क्या कह रहे हैं आप? इतने सालों बाद मेरे पिताजी खुद आए हैं? आप सच कह रहे हैं ना? अनामिका बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी घर जाने लगी। उसने देखा सच में उसके पिताजी बैठे थे। पिताजी को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, आप कैसे हैं? अपनी बेटी को देखकर उसके पिताजी भी बहुत खुश होते हैं। बेटा अनामिका, तुमने होटल के लिए पैसे मांगे थे ना, इसीलिए ले आया हूँ। ये क्या पिताजी, इस पैकेट में पैसे हैं? पर इतने पैसे आपको कहाँ से मिले? ये पैसे नहीं है, ये वो जार है जो रोजगार के लिए आशीर्वाद देता है। क्या पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि एक बार इस जार को खोल के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा ये कैसे जादू करता है। ऐसा अनामिका के पिताजी ने कहा। फिर अनामिका ने भी हाँ कहा और उस जार को खोल के देखने लगती है। वो देखती है कि जार खाली है। फिर कहने लगती है, कहाँ पिताजी, कहाँ जादू हुआ? फिर अनामिका के पिताजी कहते हैं कि 1 मुट्ठी चावल ले आओ और इस डब्बे में डाल दो, फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर अनामिका ने भी अपना सर हिला के हाँ कहा और अंदर से 1 मुट्ठी चावल लाके उस डब्बे में फेंक देती है। उसके बाद उस डब्बे से स्वादिष्ट खाना, भोजन, बिरयानी एक के बाद एक निकल आने लगे। ये सब देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। पिताजी, ये सच है कि सपना? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। आपने कब जादू विद्या सीख ली? अरे अनामिका, बुद्धू जैसी बातें कर रही हो। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं स्वामी जी से मिला था और उनसे तुम्हारी घर की परिस्थिति के बारे में कहा था। अब तुम्हें खेत में और मेहनत नहीं करनी होगी, ये कहकर उन्होंने ये माया डब्बा दिया। अगर तुम इस जार में बस 1 मुट्ठी चावल डालती हो तो ये तुम्हें तरह तरह की बिरयानी बाहर देगा, जिससे तुम अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अनामिका के पिताजी इस तरह सारी बातें बताते हैं। तब तक अनामिका के पति और उसकी सासू माँ खेत में काम खत्म करके घर लौट आते हैं। फिर वहाँ के सारे दृश्य देखकर वो आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका अपनी सासू माँ और पति से सारी बातें खुल के कहती है। ये सुनकर वो बड़े आश्चर्य होते हैं। ये तो सच में जादू है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ससुर जी। इस तरह रमेश धन्यवाद कहता है। बाद में वो तीनों मिलके उस स्वादिष्ट बिरयानी को खाते हैं। 2 दिनों तक अनामिका के पिताजी विजय वहाँ पे रहे और उसके बाद वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। उसमें लिखा होता है जैत्रा स्पेशल बिरयानी सेंटर। उस बोर्ड को देखकर काफी लोग वहाँ आने लगे। लोग वहाँ बिरयानी ऑर्डर करते थे और उसे खाते थे। वो बिरयानी अद्भुत स्वादिष्ट होता था। सभी लोग अनामिका और बाकियों की इतनी तारीफ करते थे कि मानो वहाँ के अलावा कहीं बिरयानी ही नहीं मिलता हो। उस दिन से अनामिका
उस मायावी डब्बे में 1 मुट्ठी चावल फेंक दिया करती थी और उससे स्पेशल बिरयानी ले लेती थी। इस तरह वो अपने उस होटल को एक बड़े से बिरयानी होटल में बदल लेते हैं। बाद में वो एक बड़ी इमारत का निर्माण करते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। इस तरह पूरा परिवार बहुत पैसे कमाने लगे। फिर एक दिन विजय वहां पे आते हैं और आके अनामिका से कहते हैं, बेटा अनामिका, स्वामी जी ने जो मशीन दिया था उसका समय समाप्त हो गया है। उन्होंने इस मशीन को एक शर्त पे दिया था। अब इस मायावी डब्बे को ले जाने का वक्त हो गया है। उनकी बातें सुनकर अनामिका कहने लगती है, ये क्या पिताजी, आपने उस शर्त के बारे में पहले नहीं बताया। अगर अचानक से ले जाएंगे तो हम कमाएंगे कैसे? ऐसा है अनामिका, तुम लोगों ने बहुत पैसे कमाए। अब उन पैसों से तुम लोग अपना होटल शुरू करो। फिर अनामिका इस तरह से हिचकिचाते हुए कहने लगी मानो कि वो मशीन लौटाना नहीं चाहती हो। देखो अनामिका, तुम मुझे लौटाओ या ना लौटाओ, ये मशीन वापस करने का समय हो गया है। इसे दूसरे गरीब परिवार तक पहुंचाना है। तुम अपने हाथ से खुशी खुशी इसे दे दो, नहीं तो ये मशीन खुद ब खुद अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। अनामिका के पिताजी ने इस तरह से कहा। फिर अनामिका कुछ कह नहीं पाई। इस बीच अनामिका की सासू माँ और उसके पति आके कहते हैं कि वो मशीन वो ले जाए। अनामिका ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तब तक वो मशीन खुद ब खुद अदृश्य हो जाती है। देखा बेटा, अब घर जाओ, सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ। ऐसा कहकर अनामिका के पिताजी वहां से चले गए। अनामिका के परिवार भी सब कुछ भूल गया कि क्या हुआ था और होटल चलाने लगे। उनका होटल पहले जैसा ही चलने लगा। यहाँ ये सब हो रहा था, वहाँ वो मशीन दूसरे गरीब परिवार के पास पहुँच जाती है। जहाँ वो रह रहे थे वहीं पे वो एक होटल शुरू करते हैं। उस मशीन की कृपा से वो बहुत पैसे कमाते हैं और अमीर बन जाते हैं। उनके धनी होने के बाद वो मशीन वहां से गायब हो जाती है और फिर दूसरे गरीब परिवार के पास पहुंच जाती है। इस तरह स्वामी जी द्वारा दी गई उस मशीन ने कई लोगों के जीवन में रोशनी भर दी, लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आई और फिर वो वहां से गायब हो गई।